हेलो दोस्तों, मैं विनय आनंद आपका इन्फो दोस्त आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही में आज मैंने कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। इसमें आपको मैचिंग वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रिसर्च के क्वेश्चंस भी हैं और कुछ असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है और कुछ लाइब्रेरी साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आज इंक्लूड किए हैं। तो ये वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और चैनल को लाइक करना मत भूलना। और मैं जो कल से क्या करूंगा, कल से मैं आपके लिए दो वीडियो लेके आऊंगा। जो पहला एक वीडियो होगा वो आपके लिए आपके पेपर 1 के लिए मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूं। और जो दूसरा वीडियो होगा वो लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। तो जो पहला जो वीडियो होगा पेपर 1 का जो वीडियो होगा मैं उसे सुबह 11 से 12 बजे के बीच में मैं उसे अपलोड करूंगा। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि आपको अपडेट मिल जाए। और जो दूसरा वीडियो लाइब्रेरी साइंस का होगा वो मैं उसे 6 से और 7 बजे के बीच में, शाम के 6 बजे और 7 बजे के बीच में इसे अपलोड करूंगा। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो चलिए देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो मैचिंग का जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैचिंग का क्वेश्चन है। तो मैचिंग का क्वेश्चन बनाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बट आपको अगर क्या है, अगर आपको एक या दो भी आंसर अगर आपको पता होता है तो आप उसे आसानी से कर लेते हो। तो कैसे, तो पहले आपको क्या करना है कि लिस्ट 1 है उसे अच्छे से पढ़ना है, जो दूसरा है लिस्ट है उसे एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो पहले देखते हैं क्या है। तो कंटेंट एनालिसिस है, क्वेश्चनायर है, ऑब्जर्वेशन है, केस स्टडी है। और जो दूसरा लिस्ट है उसमें डेटा कलेक्शन टूल है, क्वालिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस है, मेथड ऑफ रिसर्च है, डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो ये सारे मैंने पढ़ लिया। अब देखते हैं हमको कौन कौन सा आता है। तो पहले देख लो, जैसे क्वेश्चनायर है, ठीक है। तो क्वेश्चनायर क्या होता है हमको ये पता होगा कि डेटा कलेक्शन का टूल है, ठीक है। तो बी का यहाँ पहला हो गया। ओके, अब आते हैं केस स्टडी। तो केस स्टडी क्या है, तो केस स्टडी एक रिसर्च करने का एक मेथड है, ठीक है। तो केस स्टडी एक मेथड ऑफ रिसर्च हो गया। कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, तो जो कंटेंट है हमारा है उस कंटेंट को जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उस कंटेंट को एनालिसिस किस बेसिस पर किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी को मेजर किया जाता है ना। तो कैसे उस कंटेंट का क्या क्वालिटी है। तो क्या हो गया, कंटेंट एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ एनालिसिस, क्वालिटेटिव मेथड ऑफ एनालिसिस हो गया कंटेंट एनालिसिस, ठीक है। फिर आपका क्या बच गया, तो ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो जब कहीं पर किसी को ऑब्जर्व करना है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट उसे देखते हैं। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट मेथड हो गया। तो यानी देखो, अगर आपको क्वेश्चनायर का भी पता था डेटा कलेक्शन टूल होता है या केस स्टडी है ये आपको पता होता है, मेथड ऑफ रिसर्च होता है। तो यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर जो कोड्स दिए हुए हैं वो आसानी से आपको मिल जाते हैं। तो क्या होता है, ए का आपका हो जाता है, ए का जो कंटेंट एनालिसिस वो 2 हो गया, तो ए का 2, फिर हो गया या ए का 2 हो गया। फिर क्या हो गया, क्वेश्चनायर है, क्वेश्चनायर हो गया आपका, डेटा कलेक्शन ओ बी का 1 हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ऑब्जर्वेशन आपका क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड हो गया, और केस स्टडी क्या हो गया, मेथड ऑफ रिसर्च हो गया। था देखो, अगर आपको क्या पता था कि ए का 2 और बी का 1 भी पता है तो देखो कहीं पर ये नहीं ऑप्शन है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो पहले आप जो भी मैचिंग वाले क्वेश्चन है उसको आपको जो भी आता हो, एक आता हो या 2 आता हो, पहले उसे कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर आप बाकी को आप क्या कर सकते हो, जो यहाँ पर कोड दिए हुए हैं उस कोड के माध्यम से ही आप क्या कर लो, बाकी को मैच कर लो। तो आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस को करेक्ट कर लोगे। ओके ना, तो इस तरह से आप करना अपने एग्जाम में। फिर नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन है लिस्ट 1 लिस्ट 2, यहाँ पर मैच करना है। लाइब्रेरी एक्ट जो है, तो महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, ये कब आया है, तो ये आपको पता होगा 1967 1967 है। इसको ऐसे याद करो, महाराष्ट्र 67 महाराष्ट्र 67, तो इस तरह करके 67। फिर आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल आपको याद होगा 79। तो ये कैसे है, महाराष्ट्र क्या था 1967 है, तो वेस्ट बंगाल क्या है 1979। ये जो 7 है ये यहाँ पर आ गया, ये 6 का उल्टा हो गया 9 हो गया। तो आप जैसे भी आप याद रखो, ठीक है। तो गुजरात है, गुजरात तो 2001 है और उड़ीसा 2001 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सारा मैच हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, आपको जितने भी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट हैं वो सारे आपको याद रहने चाहिए। तो आप अपने अपने तरीके से इसे याद रख सकते हो, कैसे कैसे याद रखना है। तो यहाँ देखो, कोल्हापुर है 1945 है, तमिलनाडु 1948 है, फिर हैदराबाद है 1955 1955 है जो कि अब फंक्शनल नहीं है, आंध्र प्रदेश 1960 है, कर्नाटका 1965 है। यहाँ से देख लो MWM है यहाँ, महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल मणिपुर, महाराष्ट्र वेस्ट बंगाल मणिपुर, MWN, एम का आपको याद हो 67, मैंने बताया महाराष्ट्र,
67 ओके करके। फिर वेस्ट बंगाल 79 है, इससे बस उलट दो इसे। फिर मणिपुर है 88, 90 88 है। फिर देखो केरला है, हरियाणा है 89 89 एंड फिर है एम मिजोरम है 1994 है। फिर गोवा है 1994 है, यहाँ पर है जियो गो है 2001 है। फिर उत्तराखंड है 2005, राजस्थान 2006, उत्तर प्रदेश 2006, बिहार 2008, छत्तीसगढ़ 2000 और अरुणाचल प्रदेश 2009। तो इस तरह से है, ये सारे आपको डेट्स याद रहने चाहिए, तो आप इसे याद कर लेना एक बार जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मोड है करे कि मोड इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हैविंग मैक्सिमम। तो क्या होता है, एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है, सेंट्रल टेंडेंसी जो बीच वाले वैल्यू को निकालने का काम आता है। तो ये 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड होता है। तो इसमें कह रहा है कि मोड के बारे में पूछ रहा है कि मोड क्या है, ठीक है। तो मोड किस तरह का वेरिएबल मैक्सिमम वेरिएबल देता है, अपीयरेंस का, फ्रीक्वेंसी का, अकरेंस का या रिपीटेशन का। तो मोड क्या होता है, तो मोड होता है कि जो भी अगर नंबर दिए हैं उस नंबर में जो सबसे ज़्यादा जो बार आता है, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, उसी को क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर फ्रीक्वेंसी होगा। जैसे यहाँ पर 4 6 4 2 4 2, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर जो 4 है 4 है, 1 2 3 3 बार ये आ रही है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो डैट इज कॉल क्या होगा, जो यहाँ मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मोड का मतलब होता है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे मैचिंग के क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो फिर से उसी तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट है, यूनिटी ऑफ कमांड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, फोरकास्टिंग है। फिर यहाँ पर स्प्लिट द कॉर्प्स है, पीटर डरकर है, एंड फैक्टर ऑफ प्लानिंग, देन एफिशिएंसी एंड वेस्ट प्रिवेंशन। सो अब यहाँ पर मैच करना है, तो देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट है तो आपको पता है FW टेलर ने दिया था, बट यहाँ पर वो नहीं करना है, तो अच्छा छोड़ दो इसको। अब आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड, वो हेनरी फ्योल का जो 14 सिद्धांत दिया हुआ था उससे था ये रिलेटेड। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, स्प्लिट द कॉर्प्स है। ओके, फिर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, MBO है, जो कि पीटर डरकर ने दिया है। तो यहाँ देख लो बी का वन कौन सा यहाँ पर है, तो बी का 1 यहाँ पर ये वाला में है और ये वाला में, ए में है और डी में है। ठीक है, फिर है सी का 2 है, सी का 2 कौन है, सी का 2 एक ए में है, यहाँ देखो सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ पर ए आंसर सही हो गया, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और यहाँ पर आंसर हम लोग को मिल गया। लेकिन बाकी देखते हैं क्या होगा। तो बाकी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को साइंटिफिकली, ठीक है, साइंटिफिकली जब उसे मैनेज किया जाता है तो डैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी क्या होता है, इफिशियंसी एंड वेस्ट प्रिवेंशन। किसी भी चीज़ को इफिशियंटली यूज़ करना, ठीक है, किसी प्रकार का जो वेस्ट है, वेस्ट को कम से कम करना, और तो उसे क्या कहते हैं, मैनेज करना। तो इसी तरह का मैनेजमेंट को साइंटिफिक मैनेजमेंट करते हैं। ओके, सो यहाँ पर फोरकास्टिंग है, तो फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्लानिंग। जब फोरकास्टिंग करना, जैसे वेदर का फोरकास्टिंग क्यों किया जाता है, ताकि पहले ही सबको सचेत किया जा सके कि यहाँ बाढ़ आने वाली है या सुखाड़ आने वाली है, तो बारिश होने वाली है। तो इस तरह के जो फोरकास्टिंग है पहले से ही ये प्लानिंग करने का ये फैक्टर होता है फोरकास्टिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का फोरकास्टिंग का फैक्टर ऑफ प्लानिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो गया, यहाँ पर ए हो जाएगा, साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पर एफिशिएंसी एंड वेस्ट प्रिवेंशन, यूनिटी ऑफ कमांड, स्प्लिट द कॉर्प्स, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर ड्रकर, एंड फोरकास्टिंग हो गया फैक्टर ऑफ प्लानिंग। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एसेशन रीजन का क्वेश्चन, तो इसे ध्यान से पढ़ना। तो एसेशन क्या है कि कलेक्शन डेवलपमेंट मस्ट बी डन जुडिशली। ओके, और रीजन क्या है, डिमांड इज द ओनली गवर्निंग फैक्टर इन बुक सेलेक्शन। तो पहला क्या करा है कि कलेक्शन जो डेवलपमेंट है वो होना चाहिए, जुडिशली होने चाहिए, न्यायपूर्वक होना चाहिए, जो कलेक्शन का डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी किसी भी लाइब्रेरी में जो कलेक्शन को डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी किस तरह के कलेक्शन को एक्वायर किया जाएगा, वो एक जुडिशली प्रक्रिया है, एक न्यायिक तौर पर होने वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही लग रही है, ट्रू है। एंड सेकंड क्या है कि डिमांड इज द ओनली गवर्निंग फैक्टर इन बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन में कौन सा बुक को सिलेक्ट किया जाएगा, उसके लिए जो फैक्टर है वो क्या है, फैक्टर डिमांड है, यानी जिस प्रकार का डिमांड होगा उस तरह के बुक को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये बात तो फॉल्स लग रही है, सिर्फ बुक को सिलेक्ट करने का जो फैक्टर है वो सिर्फ डिमांड नहीं हो सकता, डिमांड के अलावा भी हो सकता है कि किसी कितना फाइनेंस है, फाइनेंस भी मैटर करता है, तो सिर्फ डिमांड मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पर ए है जो वो ट्रू होगा। ठीक है, तो असर्शन ट्रू है और रीज़न क्या है इसका, फॉल्स है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ फिर है मैच करना है, तो यहाँ पर देख लो सर्च इंजन है, तो सर्च इंजन है, फिर सब्जेक्ट गेटवे है, नेट ब्राउज़र है,
और फिर क्या है, मेटा सर्च इंजन है, ठीक है, और एक, ठीक है, मेटा सर्च इंजन है, और नेट ब्राउज़र है, ठीक है, और इधर क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, डॉक फाइल है, एफटीपी है, एंड SOSIG है, अल्टाविस्टा है, ठीक है। अब मैच करते हैं, तो सर्च इंजन, इसमें पहले देखो हम लोग को पता है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, नेट ब्राउज़र है, ठीक है, तो सी का फर्स्ट हो गया। यहाँ सी का फर्स्ट देखो तो सिर्फ एक ही जगह पर, यहाँ सिर्फ बी में है, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो गया बी, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देखो और क्या है, फिर देखते हैं मेटा सर्च इंजन कौन है, तो मेटा सर्च इंजन आपका डॉग फाइल हो गया। फिर आपका, फिर यहाँ पर क्या है, सर्च इंजन है, सर्च इंजन क्या है, अल्टाविस्टा, अल्टाविस्टा आपका सर्च इंजन हो गया। फिर सब्जेक्ट गेटवे कौन है, तो यहाँ पर देखो SOSIG है, सब्जेक्ट गेटवे है, कैसे, ये सोशल साइंस है, ठीक है, सोशल साइंस का ये क्या है, ये गेटवे, सब्जेक्ट गेटवे है, ठीक है। फिर और क्या बचा, तो यहाँ पर सब हो ही गया। तो फिर से देख लो क्या क्या है, सर्च इंजन अल्टाविस्टा है, सब्जेक्ट गेटवे SOSIG है, नेट ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और मेटा सर्च इंजन क्या है, डॉग फाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ द वर्ड, लिस्ट 1 या लिस्ट 2 है, फिर से देखो तो ओरिजिन ऑफ वर्ड है, सिनोनिम्स ऑफ फॉर ए वर्ड है, हाउ टू इंस्टॉल है, गैजेट है, एड्रेस ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, और फिर यहाँ लिस्ट 2 में है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, डिक्शनरी ऑफ इटोमोलॉजी, इंसाइक्लोपीडिया, मैनुअल ऑफ थिजारस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओरिजिन ऑफ वर्ड, वर्ड का जो ओरिजिन होता है तो वो कहाँ से पता चलता है, तो वो तो पता चलता है इटोमोलॉजी, इटोमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ जो वर्ड होता है, तो डिक्शनरी ऑफ इटोमोलॉजी से हम लोग को पता चल जाएगा ओरिजिन ऑफ वर्ड, यानी ए का 2 हो जाएगा, ए का 2 कहाँ पर है, इसमें है और इसमें है, ठीक है, ध्यान से देखना। फिर सिनोनिम्स फॉर ए वर्ड, वर्ड का जो सिनोनिम्स है वो कहाँ से मिलता है, तो वो हमको थिजारस से मिल जाता है, यानी बी का 5 हो गया, तो बी का 5 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर है हाउ टू इंस्टॉल ए गैजेट, गैजेट को कैसे इंस्टॉल करना है ये कहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो जब आप लोग स्मार्टफोन खरीदते हो, तो उसमें क्या मिलता है, उसमें आपका चार्जर होता है, आपका डेटा केबल होता है, उसके साथ साथ एक कागज़ होता है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, मैनुअल कहते हैं ना। उस मैनुअल में बताया होता है कि किस प्रकार से फ़ोन को यूज़ करना है, कौन सा बटन कहाँ पर है, कौन कौन से फीचर्स हैं, सारी चीज़ उसमें दिए होते हैं। तो वो क्या होता है, वो मैनुअल कहलाता है, यानी उस गैजेट को कैसे यूज़ करना है, कैसे गैजेट को इंस्टॉल करना है, वो कहलाता है, वो कहाँ पर मिलता है, तो मैनुअल में। तो यहाँ सी का 4 हो गया, तो सी का 4 यहाँ पर है। अब आते हैं यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस है वो कहाँ से मिलेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, पढ़ने की जगह, यूनिवर्सिटी है, लर्निंग की जगह है, तो यानी ये कहाँ से मिलेगी, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग से मिलेगी। तो यहाँ डी का क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, यानी यहाँ पर ये डी सही आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या था कि मैक्सिमम यहाँ पर दो ऑप्शन मिले, ए भी था, डी भी था, लेकिन लास्ट में जाकर वो सही हुआ। तो कभी कभी आपका आंसर अगर आपको पता नहीं है तो गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट चांसेस हैं ऐसे कि आपके आंसर सही हो जाए। फिर नेक्स्ट है हु क्वाइंड द फ्रेजेज इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, इंफॉर्मेशन जो रिट्राइवल जो फ्रेज है वो किसने दिया है, कैल्विन मूर्स है, एस.आर. रंगनाथन है, जे.डी. ब्राउन है या एच.पी. लोहान है, तो कैल्विन मूर्स ने ये इंफॉर्मेशन रिट्राइवल है ये वर्ड दिया था। तो ये जो कैल्विन मूर्स थे इन्होंने इंफॉर्मेशन रिट्राइवल वर्ड को क्वाइन किया था, एंड इज यूजिंग इट फर्स्ट इन अ कॉन्फ्रेंस पेपर प्रेजेंट इन 1950, 1950 में उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस पेपर में उन्होंने इसे पब्लिश किया था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पास है, कॉम्पास एक इंडेक्सिंग सिस्टम है, किसके द्वारा ये बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया था, जो बनाया गया था तो जी भट्टाचार्य के द्वारा बनाया गया था, और किसके लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था BNB के लिए बनाया गया था, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी के लिए बनाया गया था कॉम्पास। ये जो कॉम्पास है इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम, कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम है जो कि डेवलप किया गया था जी भट्टाचार्य के द्वारा 1990 में BNB के लिए, और जो प्रेसिस जो पहले था उस प्रेसिस को रिप्लेस कर दिया गया था, ठीक है। तो प्रेसिस का वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को देख लेना वहाँ जाकर, और ये प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। तो फिर नेक्स्ट क्या है कि फिर यहाँ पर प्रेसिस इज कंपास इज बेसिकली एज ए सिंपलर एंड लेस लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ क्रिएटिंग एन इंडेक्स, कंपास रिटेन सम ऑफ प्रेसिस स्पेशल फीचर्स सच एज रोल ऑपरेटर्स एंड अलाउ फॉर द मीनिंगफुल एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स अवेलेबल इन BNB। तो जो प्रेसिस का ही एक अच्छा रूप, प्रेसिस को ही एक बेहतर करके ही पॉप्सी को ये कंपास को बनाया गया। एंड ये जो कंपास था इसमें जो प्रेसिस को जो पहले जो फीचर्स थे रोल ऑपरेटर्स वाले फीचर्स थे उन सब फीचर्स को कंपास में ही रखा गया, लेकिन ये क्या है पहले से ज़्यादा अच्छा एक इंडेक्सिंग सिस्टम ये हो गया कंपास, ओके। अब नेक्स्ट है SLIC है, SLIC एक इंडेक्सिंग सिस्टम इसे किसने डेवलप किया है, तो JR शार्प है, मॉर्टाइमर टॉबे है, HP लोहान है, EJ कोर्स है। तो JR शार्प है SLIC के इंडेक्सिंग सिस्टम के डेवलपर।
ये जो SLIC है, सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन, सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन वॉज डेवलप बाय द JR शार्प इन द 1966, 1966 में JR शार्प के द्वारा ही सेलेक्टिव लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन को बनाया गया। ठीक है, तो JR शार्प एस से शार्प है, एस से SLIC है। ठीक है, तो याद रख सकते हो ऐसे। फिर नेक्स्ट रिलेशनल इंडेक्सिंग वॉज डेवलप बाय, रिलेशनल इंडेक्सिंग है वो डेवलप किया गया था किसके द्वारा? JR शार्प है, माउंटोबे है, HP लोहान है या JL फराडेन है। ठीक है, तो यहाँ पर JL फराडेन है, इन्होंने रिलेशनल इंडेक्सिंग को डेवलप किया था। तो ये जो रिलेशनल इंडेक्सिंग है इसे सिस्टम ऑफ रिलेशनल एनालिसिस भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनल एनालिसिस, और इसको डेवलप किया गया था 1950 में से डेवलप किया गया था इसके द्वारा, JL फराडेन के द्वारा। ठीक है, तो JL फराडेन है रिलेशनल इंडेक्सिंग के। नेक्स्ट है पिकाबू है, पिकाबू इंडेक्सिंग सिस्टम है। तो ये इंडेक्सिंग सिस्टम प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग है, पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग है, वोकैबुलरी है या नन ऑफ द अबव। तो पिकाबू इंडेक्सिंग सिस्टम जो है ये एक पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम है। ठीक है, तो मैंने जो वीडियो बनाया प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम, प्रेसिस और पॉप्सी, ये दोनों को वीडियोस मैंने बना के रखी हैं, तो उन वीडियो को आप लोग एक बार जाकर देख लेना, तो उससे वो क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पिकाबू एक पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम है और इसे ऑप्टिकल कोइंसिडेंस या बैटन कार्ड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो इसके नाम और हैं पिकाबू के, ऑप्टिकल कोइंसिडेंस है एंड एक है बैटन कार्ड है। ठीक है, तो ये दोनों नाम से भी जानते हैं, जिसे 1944 में बनाया गया था W बैटन के द्वारा ही बनाया गया था, तो इसलिए इसका नाम है बैटन कार्ड है और ऑप्टिकल कोइंसिडेंस है एंड पिकाबू है। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन कि व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन्स वेरी हाई और वेरी लो स्कोर्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी में भी। तो मैंने बताया था सेंट्रल टेंडेंसी का 3 होता है, मीन, मीडियन एंड मोड होता है। सो यहाँ पर बताना है कि अगर एक वैल्यू है जो बहुत ही लो है, एक वैल्यू है बहुत हाई, अगर वो दोनों के बीच में सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? तो उसके लिए मीन यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि मीन क्या होता है, मीन एक एवरेज देती है। ठीक है, मोड क्या करती है? मोड मैंने बताया कि ये मैक्सिमम वैल्यू देती है। ठीक है, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो होता है। तो यहाँ पर बताना है जो एक छोटा स्कोर है, एक बड़ा स्कोर है, इन दोनों का बीच का सेंट्रल टेंडेंसी बताने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा? तो मीडियन का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना कि लो स्कोर और हाई स्कोर के बीच का जो सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है वो निकाला जाएगा मीडियन के माध्यम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है एक सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। तो सैम्पलिंग का मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाकर देखना जरूर, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको सैम्पलिंग से जितने भी रिलेटेड आपको डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चंस भी मैंने करवा कर रखे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो उसको भी आप जाके एक बार जरूर देखना। तो यहाँ पे देख लो कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिलेक्शन मेथड्स ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। कह रहा है कि एक हमारा पास पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जितने भी मेंबर उसके अंदर है, सभी का एक सेलेक्ट होने का, किसी को भी सिलेक्ट करने का, सभी के सिलेक्ट होने का क्या है? इक्वल चांस है, यानी सभी लोग उसमें से सेलेक्ट हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है? तो पहला यहाँ पर पर्पोसिव सैम्पलिंग है। तो पर्पोसिव सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम अपने पर्पस के हिसाब से किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें तो सबका चांसेस नहीं बनता है। फिर कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग वही होता है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी सभी को चांस होता नहीं है इक्वल। फिर है स्नोबॉल है, स्नोबॉल में क्या होता है, स्नो की तरह वो बढ़ता है, चेन बढ़ता जाता है, चेन सैम्पलिंग एक लाता है। लॉटरी मेथड क्या होगा? लॉटरी मेथड में जितने भी ये इसके अंदर है, लॉटरी मेथड में क्या किया जाता है कि ये किसी को भी इसमें निकाला जा सकता है, यानी एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉल्स हैं, उसमें से किसी को भी बिना देखे निकाला जा सकता है, यानी सभी का उसमें क्या होगा? इक्वल चांस हो जाएगा उसे सेलेक्ट करने का। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि लॉटरी मेथड यहाँ पर सैम्पलिंग का क्या हो जाएगा? मेथड हो जाएगा, जिसमें जो पॉपुलेशन है उसमें जितने भी एंटिटी है, जितने भी मेंबर्स हैं, सबको सिलेक्ट करने का इक्वल चांस हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइटेशन प्रैक्टिस द वर्ड आईविड इज यूज्ड टू इंडिकेट। कह कि साइटेशन जो प्रैक्टिस किया, साइटेशन जब बनाया जाता है, जब रिफरेंसिंग किया जाता है, तो रिफरेंसिंग करने में हम लोग क्या करते हैं, बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए उसमें इस तरह के सिंबल्स का यूज़ किया जाता है। आईविड है, फिर आपका लॉक्सिट है, ऑप्सिट है, वाइड है, तो इस तरह की चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये आईविड है, ये किसके लिए यूज़ होता है? ठीक है, सो यहाँ पर है ऑप्शन है द सेम रेफरेंस एज एबव है, एन अर्लियर साइटेशन है, साइटेशन विथ मल्टीपल ऑथर्स है, या इन टेक्स्ट साइटेशन है। तो यहाँ पर क्या है, द सेम रेफरेंस एज एबव, जो पहला रेफरेंस जो दिया हुआ है, अब वही रेफरेंस हमको फिर से लिखना है, तो उससे वही चीज़ को ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये IBID लिख देंगे। तो IBID से लिखने से पता चल जाएगा कि ये जो ऊपर वाला है उसी को ये दोबारा लिखा गया है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, द सेम रेफरेंस एज एबव आईविड है। ठीक है,
तो और इसमें क्या क्या होते हैं, तो आईबिड होते हैं, लॉकसीट होते हैं, ऑफसीट होते हैं, वाईडी होते हैं। तो आईबिड का तो मतलब हो गया कि जो ऊपर है उसी को बताने के लिए सेम रेफरेंस साइटेड इमीडिएटली अबव। फिर लॉकसीट है, लॉकसीट का मतलब क्या होता है, द सेम प्लेस साइटेड, उसी प्लेस पर साइट किया गया है। फिर ऑफसीट है, प्रीवियसली साइटेड है, पहले से जो दूसरे पेज में साइट किया गया है वो। और वाइड का मतलब होता है सी होता है। तो ये चार चीज़ें का यूज़ किया जाता है, रेफरेंसेस में किया जाता है, साइटेशन करने में किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कल के वीडियो के लिए तैयार रहना। कल भी मैं आपके लिए रिसर्च के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर देना। तो चलिए, आपका दिन अच्छा हो, आपकी तैयारी अच्छी हो। थैंक यू वंस अगेन।